तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दो सवालों का जवाब आप दीजिएगा मुझे। पहला सवाल ये कि एक पुलिस स्टेशन है जो एक घर से 400 मीटर की दूरी पर है, और एक घर है जो उस पुलिस स्टेशन से 400 मीटर के फासले पर है। अब 400 मीटर की दूरी पर जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ से 400 मीटर दूर एक शूट आउट होता है। तो 400 मीटर के इस फासले को तय करने में कितना वक्त लगना चाहिए? एक शूट आउट है, किसी की जान गई है, तो इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ऐसे में तो जैसे ही जानकारी मिले तो फौरन पहुंचना चाहिए। लेकिन जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि इस 400 मीटर के फासले को तय करने में पटना की गांधी मैदान पुलिस को 2 घंटे लगे, 2 आवर्स। 2 घंटे में वो 400 मीटर की दूरी तय कर क्राइम सीन पर पहुंचे। तो अब 400 मीटर में कितना वक्त लगता है आप खुद ही जोड़िए। लेकिन कमाल ये कि इस स्टेट के बिहार के डीजीपी साहब बाकायदा कैमरे पर, रिकॉर्ड पर एक लाइन कहते नहीं वो 2 घंटे, रिपोर्टर ने पूछा, उन्होंने कहा 2 घंटे नहीं, इतनी भी देर नहीं थी, सिर्फ 50 मिनट की देरी हुई, सिर्फ 50 मिनट। अब ये मासूमियत ही है डीजीपी साहब की। अब आप ये बताइए कि क्राइम सीन, वो भी स्टेट के एक बड़े बिजनेसमैन जिनका मर्डर होता, उनके घर के दरवाजे पर को गोली मारकर उन्हें चला जाता है, और बिहार के टॉप बॉस पुलिस के ये कह रहे हैं कि सिर्फ 50 मिनट की देरी हुई। यकीन नहीं आ रहा तो आप उन्हीं के मुंह से ये सुन लीजिए, रिपोर्टर का पूरा सवाल, कोई एडिट नहीं, और उनका जवाब तो सुनिए पहले। पूरे प्रकरण में करीब 50 मिनट विलम्ब हुआ है घटना के बाद से। तो करीब 12 बज के कुछ मिनट पर थानाध्यक्ष गांधी मैदान को सूचना मिली है। थानाध्यक्ष सूचना मिलते ही तुरंत वहां पे गए हैं। उसके बाद डीएसपी और सीटीएसपी भी, सीटीएसपी 1:30 बजे वहां पहुंची हैं। डीएसपी 12:50 के आसपास वहां पे पहुंचा है। तो घटना की जानकारी मिलने के बाद जो पुलिस का जो प्रतिक्रिया है, जो समय है, वो ज़्यादा नहीं है। तो ये विनय कुमार साहब थे, बिहार के डीजीपी। इनसे जब रिपोर्टर ने पूछा कि लोग कह रहे हैं कि भाई 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची, तब ये इसका जवाब दे रहे थे। तो ये दोनों चीज़ें आपने सुन ली, देख ली। अब आपको कहानी सुनाता हूँ। शुरुआत एक सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर से। ये तस्वीर 4 जुलाई की है, रात के 11:38 हो रहे हैं, 37-38 सेकंड चालू है। ये सीसीटीवी पटना में गांधी मैदान के करीब एक, ये पूरा इलाका बड़ा पॉश एरिया है, डीएम का घर यहाँ से मुश्किल से वो भी 500 मीटर की दूरी पर है। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ से 800-900 मीटर की दूरी पर है, सब कुछ। तो ये जो सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, ये सी गांधी मैदान के पास एक पॉश अपार्टमेंट है, उसके बाहर का है। अंदर बाहर कई सारे कार पार्क है। अब एक चीज़ आपको ध्यान से दिखाऊंगा, जो गेट के बाहर कार पार्क है, उसमें से एक जगह 2 कार के बीच में एक हेलमेट दिखाई देगा आपको। कोई शख्स है जो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, हेलमेट उसके सर पर है। इसको ध्यान से देखिएगा। अब वो वहाँ बैठा किसी का इंतज़ार कर रहा है। 11:48 सीसीटीवी कैमरे की घड़ी दिखाती है। अब अचानक दिखता ही है कि सामने से 2 कार गेट की तरफ चली आ रही है। एक आगे लाल रंग की कार, उसके पीछे वाइट। जैसे ही लाल रंग की कार गेट के पास आकर रुकती है, क्योंकि गेट बंद है, हॉर्न बजाने के बाद ही ये गेट खुलता, फिर गार्ड आता। लेकिन इससे पहले कि वो गेट खुलता, गेट के बाहर जब वो कार रुकी, अचानक ये हेलमेट वाले शख्स को देखिए, अब आप तेज़ी से बाइक छोड़कर पैदल कार की तरफ भागता है। इसके बाद आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। धुआं उठा, वापस वो मोटरसाइकिल पर बैठा, और 1 2 3। ये धुआं कुछ और नहीं, गोली चलाने के बाद जो धुआं निकलता है पिस्टल से, ये वही है। उसके बाद वो भाग गया। अब इसके बाद में लोगों को पता चला, लोग पहुंचते हैं, अपार्टमेंट के लोगों को पता चला, फैमिली आई, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहाँ जान बची नहीं, और जिस शख्स को गोली मारी गई थी उसकी मौत हो गई। ये शख्स कोई और नहीं, बिहार के नामचीन बिजनेसमैन से एक अशोक खेमका थे। अशोक खेमका, जिनकी कभी अपना हॉस्पिटल हुआ करता था, उनके दवाओं की दुकान की एक चेन है, रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में,
इसके अलावा फैक्ट्री है, ठीक ठाक बिजनेसमैन है। रात को वो एक क्लब से लौट रहे थे घर की तरफ, और शायद कातिल को पहले से पता था, वो रेकी करके बैठा हुआ था और उसे पता था कि हर रात 11 से 11:30 के दरमियान ही घर पहुंचते हैं। और फ्राइडे की रात थी, ये 4 जुलाई। मौका देखते ही वो गोली मारता और भाग जाता है। 72 घंटे हो चुके हैं। बिहार पुलिस का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रही है कातिलों तक पहुंचने के लिए। लेकिन क्या बिहार पुलिस अशोक खेमका के कातिल तक पहुंच पाएगी और सही कातिल तक पहुंच पाएगी? ये सवाल मैं बिहार पुलिस पर उंगली उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक पुराना 7 साल पुराना एक इतिहास है। सिर्फ उसको देखने के बाद ये शक पैदा हो रहा है। असल में अशोक खेमका का जिस तरीके से कत्ल हुआ, अशोक खेमका के परिवार में ये पहला हादसा नहीं है, पहला मातम, पहला दुख नहीं है। ठीक 7 साल पहले इन्हीं अशोक खेमका के बड़े बेटे गुंजन खेमका का कत्ल इसी अंदाज में हुआ था। 2018 20 दिसंबर की बात है। गोपाल खेमका के बड़े बेटे गुंजन खेमका पटना से हाजीपुर गए थे। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी 2 फैक्ट्री थी। दोपहर का वक्त था। अपनी गाड़ी से वो पहुंचे। फैक्ट्री के गेट पर जैसे ही पहुंचे, अचानक मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। मोटरसाइकिल पर बैठे हमलावर गाड़ी अपनी बाइक से उतरते हैं और ड्राइवर के बराबर में बैठे गुंजन खेमका की तरफ पिस्टल तानते हैं और गोली मारते हैं। गुंजन खेमका की मौके पर ही मौत हो जाती है। अशोक खेमका को जिस तरीके से गोली मारी गई उनके घर के गेट पर, उनके बेटे गुंजन खेमका को 7 साल पहले 2018 में फैक्ट्री के गेट पर, अशोक खेमका के गेट के बाहर भी मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहने एक शख्स इंतज़ार कर रहा था। उनके बेटे गुंजन खेमका को मारने के लिए भी उनकी फैक्ट्री के गेट पर मोटरसाइकिल पर सवार लोग हेलमेट पहनकर इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ तक तो कहानी एक जैसी। जिस तरीके से बेटे का कत्ल हुआ, ठीक उसी तरीके से उनके पिता का कत्ल हुआ, बिल्कुल सिमिलर सब कुछ चीज़। लेकिन उस कत्ल का क्या हुआ था 7 साल पुराने केस का? तो 7 साल पुराने केस का ये हुआ कि उस वक्त पुलिस ने तफ्तीश की। तफ्तीश के दौरान ये पाया कि करीब 1400 बीघा ज़मीन की एक डील हुई थी जो गुंजन खेमका ने की थी, और उसी ज़मीन के विवाद को लेकर उनका कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन चारों पर ही गुंजन खेमका के कत्ल का इल्ज़ाम धर दिया गया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और फिर चार्जशीट दाखिल करने के बाद चारों को जेल भेज दिया। लेकिन पुलिस का केस इतना कमज़ोर कि असली मास्टरमाइंड कौन, किसके इशारे पर हुआ, 1400 बीघा ज़मीन के लिए हुआ, तो ये 1400 बीघा ज़मीन के पीछे कौन था, किसी सवाल के जवाब मिले नहीं। केस इतना कमज़ोर कि एक मर्डर केस, एक बिजनेसमैन के बेटे का कत्ल 2018 20 दिसंबर, उसके बावजूद पुलिस की चार्जशीट, 4 अरेस्टिंग के बावजूद उन चारों को बड़ी आसानी से ज़मानत मिल गई और चारों बेल आउट हो गए। अब आप सोचिए, जिस मर्डर केस में सीधे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा होती है, उस मर्डर केस में क्या किसी को आसानी से बेल या ज़मानत मिल सकती है? लेकिन मुमकिन है। केस ही इतना कमज़ोर, क्योंकि उसमें वकीलों ने धज्जियाँ उड़ा दी। असली मोटिव पता नहीं, मास्टरमाइंड कौन है पता नहीं, ये चारों को आपने उठाया, ये भी शामिल हैं कि पता नहीं। अब चारों बेल आउट हो गए, सवालों के किसी जवाब नहीं मिले। और तब गुंजन खेमका की मौत के बाद पटना में उस वक्त मोमबत्तियाँ लेकर लोग सड़कों पर उतर आए थे जस्टिस की डिमांड को लेकर। कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट कब आया? जब ये चारों बेल आउट हुए तो इन चारों में से भी पुलिस ने जिस शख्स को मेन अक्यूज यानी कि मुख्य आरोपी माना था, एक रोज अचानक रहस्यमय तरीके से उसका कत्ल हो जाता है। अब उसका कत्ल हो गया, लेकिन उसका कत्ल किसने कराया है किसी को पता नहीं। अब अगर पुलिस की थ्योरी के हिसाब से गुंजन खेमका के कत्ल में ये 4 लोग शामिल थे और इन चारों में भी मेन वही था, तो वो तो मारा गया बेल आउट होने के बाद। तो फिर गुंजन खेमका के कत्ल की साजिश किसने रची, कौन था पीछे? इस सवाल का जवाब तो फिर मिला नहीं। पुलिस ने भी इस केस को भुला दिया, न इस केस की जड़ तक पहुंची, न फिर तफ्तीश की, और ये केस यूं ही बेटे की मौत की असली वजह आज तक सामने नहीं आई। 7 साल बीत गए। हुआ ये कि इन 7 सालों में जब बेटे का कत्ल हुआ तो फिर पुलिस सरकार, क्योंकि उस वक्त कैंडल मार्च हो रहा था, बिहार में वैसे ही पॉलिटिक्स फौरन हो जाती है ऐसी चीज़ों पर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर
अभी भी बिहार में चुनावी मौसम है, तो जो पुलिस मौका वारदात पर नहीं पहुंची वो नेता पहुंचने शुरू हो गए थे। तो खैर, अब ये सब कुछ हुआ, लेकिन असली कातिल का पता नहीं चला। हाँ, ये हुआ कि गुंजन खेमका के कत्ल के बाद सरकार और पुलिस ने उनके पिता अशोक खेमका को बॉडीगार्ड दे दिया, लेकिन ये था कि हर महीने उस बॉडीगार्ड का खर्चा आप देंगे। चलता रहा, करीब 18 से 24 तक उनके पास सिक्योरिटी गार्ड रही। 24 में लोकसभा का चुनाव था, बिहार सरकार ने सुरक्षा गार्ड वापस ले दिए और अब वो बिना गार्ड के लगभग पिछले 1 साल से, अब रेकी करने वाले को भी पता था, मौका देखा 4 जुलाई को, गोली मार दी। दोनों केस में जो सिमिलरिटी है, जैसे रेकी, मोटरसाइकिल पर आना, हेलमेट पहनना, फैक्ट्री के गेट पर, यहाँ घर के गेट पर गोली मारना, निकल जाना, तो इसका मतलब है कि जो अशोक खेमका का कत्ल हुआ, इसके तार 7 साल पहले उनके बेटे के कत्ल से जाकर जुड़ते हैं। अगर गुंजन खेमका के कातिल, उस कत्ल का मकसद, उसकी साजिश बिहार पुलिस पहले बेनकाब करती तो क्या पता अशोक खेमका की जान बच जाती। लेकिन गुंजन खेमका के कातिल का राज पता ही नहीं चला, कभी साजिश बेनकाब नहीं हुई, और अब सेम तरीके से बेटे के बाद बाप का कत्ल हुआ। यानी कहीं ना कहीं ये इशारा है कि ये दोनों कत्ल के तार एक दूसरे से जाकर जुड़ते हैं। अब गुंजन कुमार के केस, जो खेमका का केस का जो हश्र हुआ, वो तो आपको बताया, 7 साल में पता नहीं, चारों को जो पकड़ा, चारों बेल आउट, एक का फिर मर्डर हो गया, अब बाकी बचे 3। लेकिन असली साजिश, ज़मीन, उसके पीछे क्या कहानी, कुछ पता नहीं। बिहार पुलिस सो गई। अब अचानक 4 जुलाई को जब अशोक खेमका का कत्ल हुआ तो उन्हें 7 साल पुराने इस मर्डर केस की याद आई। अब दोबारा से वैशाली पुलिस से पूछताछ हो रही है, दोबारा से उस केस के जो बाकी अक्यूज थे उनसे पूछताछ हो रही है। 7 साल बाद अब जागी है बिहार पुलिस, जब दूसरा खून हो गया। अब इस वक्त की तफ्तीश क्या है, तो पुलिस का फिर वही पुराना राग है कि इस बार भी कोई प्रॉपर्टी, ज़मीन से ही जुड़ा हुआ मामला है या कोई नया बिजनेस है, क्या है अभी हमें पता नहीं, लेकिन हम तफ्तीश कर रहे हैं और जल्दी कातिल और कत्ल का मकसद दोनों आपके सामने होगा। 72 घंटे हो चुके हैं, फिलहाल पता नहीं, फिर से राजनीति वैसे ही शुरू हो गई, नेताओं के तांते लग गए हैं अशोक खेमका के घर आने जाने का। लेकिन बिहार पुलिस की सिर्फ शुरुआती चीज़ों से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये केस किस तरफ जा रहा है। शुरू में जो आपसे 2 सवाल पूछे थे, जिसमें ये था कि 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची 400 मीटर का फासला तय कर, सिर्फ 400 मीटर, उससे भी बड़ी एक और कॉमेडी हुई। दूसरी कॉमेडी ये थी कि जो खुद डीजीपी साहब के हिसाब से 50 मिनट की देरी हुई और उनके हिसाब से 50 मिनट बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई थी, और जो लोगों का कहना कि 2 घंटे बाद पहुंची थी, ये देरी की वजह भी अपने आप में मतलब सर पीटने वाली हो। हुआ ये कि जब अशोक खेमका के कत्ल के बाद या फिर जब तक वो सांसें चल रही थी ये तो पता नहीं, घर वाले ही अस्पताल ले गए। घर से अस्पताल की दूरी थी करीब 7 किलोमीटर। जब अस्पताल ले गए तो जैसे ही अस्पताल में पता चलता है कि भाई ये शूट आउट का मामला है, गोली लगी है, तो एक मेडिकल लीगो चीज़ होती है, MLC जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे अस्पताल का फ़र्ज़ है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। इस तरह की अननेचुरल चीज़ें जो अगर किसी के साथ होती हैं, किसी को चाकू लगा, किसी को गोली लगी, कोई पॉइजनस का केस है, तो फ़ौरन पुलिस को खबर कीजिए। बड़े अस्पतालों में आमतौर पर अस्पताल में ही एक पुलिस की चौकी होती है, उनको बता दिया जाता है। तो उस अस्पताल ने भी फ़ौरन लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया, और लोकल पुलिस स्टेशन थी कंकड़बाग, कि हमारे यहाँ एक शूट आउट का केस आया। अब कंकड़बाग पुलिस की टीम पहुँच गई हॉस्पिटल, वहाँ जाकर देखा कि हाँ भाई शूट आउट हुआ है। तो कहाँ हुआ है, तो उन्होंने बताया कि ये गांधी मैदान के पास हुआ है। कंकड़बाग पुलिस को अब लगा कि भाई लाए तो यहाँ है पेशेंट को, लेकिन ये क्राइम हुआ है गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में। तो अब कंकड़बाग पुलिस के जो स्टेशन के इंचार्ज है वो गांधी मैदान पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को कॉल करते हैं और कहते हैं भैया ये तुम्हारा केस है, तुम्हारे इलाके में गोली चली है, एक शख्स आया है, आओ देखो। अब सारी चीज़ें बता दी। कंकड़बाग पुलिस ने यह भी बताया है शूट आउट कहाँ हुआ, एड्रेस, लोकेशन सब। इधर क्या होता है, अब चूँकि रात के 12 बजे नींद भी आती है, तो पुलिस वालों को लगा होगा नींद में कहाँ खलल डाल रहे यार, फिर भी अब आया है तो जाना पड़ेगा। तो पुलिस की टीम सीधे पहुंच गई उस हॉस्पिटल में जहां पर अशोक खेमका को लाया गया था। अब एक पुलिस स्टेशन में अमूमन 2, 4, 6, 8, 10 नहीं होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, स्टाफ ज़्यादा होता है।
और कानून व्यवस्था को देखना हो तो दिन रात लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो कायदे से जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो सबसे पहले गांधी मैदान पुलिस की एक टीम को जाना था हॉस्पिटल, और उससे पहले भी एक टीम को निकलना था क्राइम सीन पर, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्राइम सीन, और क्राइम सीन एक बार उजड़ गया, वहाँ सारे फिंगरप्रिंट्स, निशान, बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई, तो फिर केस की तो वैसे भी ऐसी होनी है। लेकिन कमाल देखिए अपनी पुलिस की, खबर मिली सब पहुँच गए सीधे हॉस्पिटल, क्राइम सीन पे कोई गया ही नहीं। और उसके बाद हॉस्पिटल जाने के बाद अब तो पता चला वहाँ अशोक खेमका की मौत हो गई, फिर लगा अब तो क्राइम सीन पे जाना चाहिए। ये देश नहीं बल्कि दुनिया का शायद पहला ऐसा मामला होगा जो जब जहाँ पे जो क्राइम हुआ उस क्राइम सीन पर पुलिस बाद में पहुँचती है, पहले हॉस्पिटल पहुँचती है। अब 2 घंटे बाद जब आप पहुँचेंगे तो कातिल कहाँ गया, किस तरह से गया, वैसे ही आप बहुत लेट हो चुके हैं। 2 घंटे बाद फिर आप खाना पूरी ही करेंगे, और वही हुआ। फिर बाकी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, अलग अलग चौराहों के, मोहल्लों के, सड़कों के। पता चला वो पटना से होते हुए हाजीपुर, सोनपुर की तरफ निकल गए। 72 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। फिलहाल अभी तक अशोक खेमका का कातिल कौन, उनके और उनके बेटे की कत्ल की सिमिलरिटी क्या है, दोनों के कत्ल की साजिश किसी एक शख्स ने रची है, कत्ल के पीछे का असली मकसद क्या है, ये वो सवाल है जो 7 साल पहले नहीं मिले। अभी फ़िलहाल 72 ही घंटे हुए हैं लेकिन अभी भी नहीं मिले। पर बिहार पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इन सवालों के जवाब लेकर सामने आएगी। अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि बिहार में अभी इसी साल इलेक्शन है, तो चुनावी मौसम आपको पता है ऐसे मुद्दों को और ज़्यादा भड़काती है। तो जिस क्राइम सीन पर पुलिस बेशक रात के अंधेरे में लेट से पहुंची हो, वहाँ दिन के उजाले में जितने नेता थे अलग अलग पार्टी के, दलों के, धड़ल्ले से तांता लगाकर जा रहे हैं अशोक खेमका के घर पर। और तफ्तीश का आलम फ़िलहाल ये है कि अब पुलिस वैशाली 7 साल पुराने केस, पटना के बेऊर जेल में भी जा रही है कि बेऊर जेल के अंदर से तो कहीं इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आजकल वैसे भी जेल के अंदर से ही ऑर्डर और हुक्म ज़्यादा मिलते हैं। तो बेऊर जेल में भी कैदियों से पूछताछ हो रही है, और जब पूछताछ करने गई तो पता चला जेल के अंदर से 3-4 सिम मोबाइल भी छापे में मिल गए, क्योंकि तसल्ली से बात हो रही थी। तो अब उम्मीद यही है कि इस कत्ल को बिहार पुलिस सीरियसली ले, उसे सीरियसली सुलझाए। और मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं इस कत्ल के तार 7 साल पुराने उनके बेटे के कत्ल से जाकर जुड़ते हैं। तो अगर 7 साल पुराने केस में पुलिस सही डायरेक्शन में पहुंच गई तो बहुत मुमकिन है अशोक खेमका के कत्ल के तह तक भी वो पहुंच जाएगी। बिहार के बिजनेसमैन में इस कत्ल के बाद से लेकर डर है। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी लोगों का एक डेलीगेशन आज बिहार के डीजीपी साहब से भी मिला, क्योंकि जब दिन दहाड़े इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ें, वैसा माहौल जिसमें आप काम कर सकें, उस पर एक सवालिया निशान लग जाता है। तो मेरी भी बस यही दुआ है कि बिहार पुलिस सही ढंग से जांच करे और अशोक खेमका के कत्ल के साथ साथ 7 साल पुराने केस में भी अपनी नींद तोड़े और उसकी भी ढंग से जांच करे, ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सके। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज राहुल मौर्य, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल। साथ ही नवराम देवासी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नवराम। और ये भेजा है सुरपाल देवासी ने, सुरपाल देवासी के पिता है नवराम। राशि शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राशि जी। और ये अरविंद शर्मा जी ने भेजा है, अरविंद जी की वाइफ है राशि। नवेद खान, ये आरजे अपने मुर्गा वाले, हैप्पी बर्थडे नवेद भाई। उम्मीद आप अच्छे होंगे। और देखिए आपके चाहने वाले कहाँ कहाँ हैं। ये टोनी दरियानानी ने भेजा है शंघाई, चीन से, वो इनके फ़ैन हैं नवेद साहब के। तो उसी बहाने क्राइम तक फैमिली की तरफ से भी आरजे नवेद, आपको हैप्पी बर्थडे। हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, इसी तरह एंटरटेनमेंट करते रहें, मुर्गा बनाते रहें। साथ ही तुलसीदास, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तुलसीदास जी। इसके अलावा एक मैसेज आया, बल्कि मेल आया, आयुष चौधरी। ये आयुष चौधरी बीकानेर से हैं, पटेल नगर बीकानेर राजस्थान से। इन्होंने कहा कि जब ये 8वीं में थे तब इनके पापा कहानी सुनते थे, और उसी को सुनते सुनते उन्होंने मुझे सुनाना शुरू किया। अब मैं 12th में हूँ। फिर आलम यह हुआ कि अब मम्मी भी कहानी सुनती है, और रात को आपकी कहानी सुनकर अच्छी नींद आती है। अमूमन मम्मी अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखती हैं,
बट उन्हें भी पता है कि मेरी नींद कैसे आएगी, तो मुझे कहानी सुनने के लिए मोबाइल दे देती हैं। और इनको ये कहानी तक पहुंचाने वाले इनके पापा हैं, बट इन्होंने पापा मम्मी का नाम लिखा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। तो आयुष, आपके इस खूबसूरत मेल के लिए दिल से शुक्रिया। हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो, नाम कमाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो, यही दुआ है। और कहानी सुनो, लेकिन कभी तुम्हारी स्टडी में और बाकी चीज़ों में वो खलल ना दे, उससे तुम्हें डिस्टर्बेंस ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना। और अच्छे नंबर लाओ, ज़िंदगी में जो चाहते हो वो बनो, यही मेरी दुआ है। तो इसी के साथ आज कहानी में इतनी ही है। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।